Good afternoon. गुड आफ्टरनून मैम। तो तुम सुनो, आ रहा है। मैं डॉक्टर लक्ष्मी कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, आरा, बिहार, इस वेबिनार की संयोजक हूँ, जो कि टॉपिक रेलिवेंस ऑफ मार्क्सिज्म इन कंटेम्प्ररी वर्ल्ड अर्थात समकालीन विश्व में मार्क्सवाद की प्रासंगिकता पर है। इस वेबिनार में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, विशेषकर हमारे प्रख्यात स्पीकर जेएनयू नई दिल्ली के प्रोफेसर मनिंदर नाथ ठाकुर सर, हमारे माननीय वाइस चांसलर सर डॉक्टर देवी प्रसाद तिवारी, हमारे राजनीति विज्ञान पीजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर अरुण कांत सिंह, जो कि इस सेशन को चेयर भी कर रहे हैं, तथा हमारे आदरणीय शिक्षकगण और विद्यार्थी। हेलो, उसी से सब कोई जुड़ रहे हैं सर, जो उसमें लिंक है उसी से जुड़ रहे हैं। नहीं, हमारा जुटा हुआ ही है क्या? तो आपकी तरफ कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, सब उसी से जुटे हैं। इंटरप्शन हो रहा है। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। बढ़िया। सबसे पहले मैं लक्ष्मी और इस विश्वविद्यालय के शिक्षकों का धन्यवाद करता हूं और वाइस चांसलर साहब का भी धन्यवाद करता हूं कि मुझे आप लोगों से बात करने का मौका मिला। कोरोना क्राइसिस में समस्याएं तो बहुत हुई हैं, इंटरनेट पे बात करना मुश्किल हो रहा है, ज़्यादातर बच्चों के लिए क्लास करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी उसका एक ये बड़ा एडवांटेज है कि हम लोग बहुत सारे लोगों से जुड़ भी जा रहे हैं। रोज ही दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग जुड़ रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा एडवांटेज भी इसका है। उसी एडवांटेज का ये परिणाम है कि हम लोग भी आज जुड़ चुके हैं। अदरवाइज कभी यदि आने का प्रोग्राम बनता तो पता नहीं वो कब बनता, कब हम आते। तो इसका फ़ायदा हम लोग उठाने की कोशिश करेंगे। थोड़ी परेशानी हो सकती है, कई बार नेटवर्क की परेशानी होती है, कई बार बातें साफ जा नहीं पाती हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पेशेंस के साथ उसको समझने की कोशिश करेंगे चीज़ों को। मेरा ख्याल है कि बाकी सब लोगों को अपना माइक्रोफोन म्यूट करना पड़ेगा ताकि कोई और आवाज़ आउटसाइड से नहीं हो, और मेरी आवाज़ जब साफ नहीं हो तो आप कोई भी उसमें से अपना हाथ उठा सकते हैं। सुमन मुझे दिख रही है, इसलिए सुमन हाथ उठा सकती हैं आसानी से, या रागिनी मेरे ऊपर है तो रागिनी हाथ उठा सकती हैं। मैं पूरे लेक्चर को 3 भागों में बांटूंगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मार्क्सवाद के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप सब लोगों को है, आप सब स्टूडेंट्स हैं पॉलिटिकल साइंस के और यूनिवर्सिटी के, तो इतनी जानकारी आपको होगी जिसके आधार पे हम आगे बातचीत कर सकें।
फिर भी मैं अपनी तरफ से 5-7 मिनट में मेरी समझ मार्क्सवाद की क्या है उसके बारे में मैं बात करूँगा। दूसरी बात मैं करूँगा कि कंटेम्प्रेरी टाइम क्या है, आज का जो वर्ल्ड है उसमें क्या हो रहा है, क्या परिवर्तन आ रहा है, और क्यों ये सवाल उठता है कि मार्क्सवाद रेलिवेंट है या नहीं है। जब पूरी दुनिया में मार्क्सवाद खत्म हो चुका है, ज़्यादातर देशों में जो कम्युनिस्ट कंट्रीज थे वो कोलैप्स हो गए हैं, फिर भी बार बार लोग मार्क्सवाद की तरफ क्यों जाते हैं। हमारे दोस्त बहुत सारे ऐसे हैं जो हमसे कहते हैं कि अरे मार्क्सवाद की क्या बात करते हो, अब तो खत्म हो चुका है सब जगह से, फिर भी तुम लोग उसे लेके बैठे रहते हो। तो मैं उनसे कहता हूँ कि फिर भी आज की तारीख में पूंजीवादी वर्ल्ड जो है वो मार्क्सवाद को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान बैठा है। तो क्यों ऐसा है, क्या परेशानी है, मार्क्सवाद की क्या ऐसी व्याख्या है, कौन सी ऐसी व्याख्या है जो आज भी लोगों के लिए रेलेवेंट है। तीसरी बात मैं करूँगा कि मार्क्सवादी सिद्धांत और मार्क्सवादी राजनीति, इनके बीच में क्या परेशानी हो रही है और कैसे आगे यदि इनको और रेलेवेंट बनना है तो क्या करना पड़ेगा। तो पहले मैं बात करूं कि मार्क्सवाद क्या है। मार्क्सवाद एक समझ है जिससे हम अपने को, अपने आसपास की दुनिया को और पूरे विश्व को समझ सकें। इस समझ के आधार में कौन सी बात है? इस समझ के आधार में एक सिंपल सी बात यह है कि इंसान का स्वभाव क्या है। तो कहता है मार्क्स कि इंसान का स्वभाव जो है वो रचनात्मक है, क्रिएटिव है। इंसान और दूसरे लिविंग बीइंग में, दूसरे पशु पक्षियों के साथ इंसान का अंतर इतना है कि इंसान का जो दिमाग है वो ज़्यादा क्रिएटिव है, ज़्यादा रचनात्मक है। इसीलिए इंसान गाड़ियाँ बनाता है, मकान बनाता है, अपने हिसाब से दुनिया में परिवर्तन लाता है। ये क्रिएटिविटी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व होने से हमारा जो स्वभाव है वो खिलता है। जैसे जब आप कोई काम करते हैं, जो नई चीज़ कुछ बना लेते हैं, नया गणित बना लेते हैं, या कोई पेंटिंग कर लेते हैं, या कोई मकान बना लेते हैं, तो आपको बहुत खुशी होती है। जैसे छोटा सा बच्चा कभी घरौंदा बनाता है बालू से, उसे भी बना के वो बहुत खुश होता है, क्योंकि उस बनाने के प्रोसेस में उसका जो लेबर है वो एक्टिव होता है, उसका जो क्रिएटिविटी है वो एक्टिव होता है। तो क्रिएटिविटी कैसे रियलाइज करें? दुनिया को यदि बेहतर बनाना है तो हर इंसान को क्रिएटिव होने की क्षमता होनी चाहिए, रचनात्मक होने की उसकी जो क्षमता है, उस क्षमता का विकास कैसे हो, ये सवाल मार्क्स के लिए था। मार्क्स का कहना था कि दुनिया में बहुत कम इंसान हैं, बहुत कम लोग हैं जिनको ये सुविधा मिली हुई है कि वो अपने क्रिएटिव सेल्फ को एक्सपीरियंस कर सके, उसका अनुभव कर सके। जिनके पास बहुत धन संपत्ति है, बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं, वो तो कर लेते हैं। बाकी लोग सिर्फ 2 जून की रोटी लेने के लिए परेशान रहते हैं। तो कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि सब लोग जो दुनिया के हैं उनकी बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, ताकि उनका मन जो कुछ करने का है, जिसमें उसे आनंद आता है, वो काम वो कर सके। यदि आनंद के साथ किसी काम को कर पाएगा तो ज़्यादा रचनात्मक होगा, ज़्यादा सुंदर लगेगा, ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। लेकिन ऐसा कैसे होगा, ये समस्या मार्क्स के लिए है। तो कहता है कि हम अपने रचनात्मकता से क्या करते हैं? हम अपनी रचनात्मकता से प्रकृति के साधनों के साथ अपनी शक्ति को मिलाते हैं और अपने लिए कुछ सामान बनाते हैं, ताकि उसे कंज्यूम करके हम रह सकें। ये जो सामान बनाने की प्रक्रिया है, इसे प्रोडक्शन कहते हैं, उत्पादन कहते हैं। तो पहले क्या था कि एक व्यक्ति अपने लिए उत्पादन करता था, खुद ही खाता था, खुद ही आराम से रहता था, तो उसका श्रम उसके अपने लिए था। लेकिन धीरे धीरे जब जटिलता आती गई तो आहिस्ता आहिस्ता एक कंट्रोल हो गया श्रम के ऊपर किसी और का। उत्पादन के साधनों के ऊपर कुछ लोगों का कंट्रोल हो गया और कुछ लोग उत्पादन साधन विहीन हो गए। ये जो लोग उत्पादन साधन विहीन हो गए, उनके श्रम का फायदा उठाने लगे
वो लोग जिन्होंने उस उत्पादन के साधनों पर अपना अधिकार जमा रखा और उसी के हिसाब से जो उत्पादन के क्रम में चीजें बनती थी उसका वितरण भी होता था। उस वितरण की प्रणाली को जो हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जो आपने पढ़ा होगा, रॉल्स के सिद्धांत को पढ़ा होगा कि रॉल्स कहता है कि आखिरी गरीब आदमी को भी उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रख के ही बंटवारे के सिद्धांत को बनाना चाहिए, सामान किसको कितना मिलेगा। तो मार्क्स भी कहता है कि हर किसी को उसकी उसकी ज़रूरत के हिसाब से सामान मिलनी चाहिए। हर किसी से आप उतना काम लें जितना काम वो कर सकता है और उसे उतना सामान दें, उतनी सुविधा दें जितनी उसको ज़रूरत है। एक ऐसा समाज बन सकता है तभी। लेकिन निश्चित रूप से ऐसा समाज बन नहीं पा रहा है क्योंकि कुछ लोगों के पास चीज़ों के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल। तो इसको कैसे ख़त्म किया जाए? तो मार्क्स ने कहा कि इस कंट्रोल का कारण ये है कि हम ये मान बैठे हैं कि कुछ प्रकृति का जो साधन है वो कुछ लोगों का प्राइवेट प्रॉपर्टी है और उस प्राइवेट प्रॉपर्टी को, निजी संपत्ति को हमने एक पूरा अधिकार दे रखा है कि आप निजी संपत्ति से व्यक्तिगत फायदा ले सकते हैं। यदि निजी संपत्ति को खत्म कर दिया जाए, संपूर्ण प्राकृतिक साधनों पर मानव मात्र का अधिकार हो, तो इससे फिर डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या रह जाएगी जिसको स्टेट मैनेज कर सकता है और आवश्यकता के अनुसार चीजें लोगों को मिल सकती है। ये उनकी मूल अवधारणा थी। इस मूल अवधारणा को इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर राजनीति आई, पॉलिटिकल पार्टी बनी कि कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, स्टेट कितना कंट्रोल करेगा, स्टेट कितना डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कैसे लोगों को मिलेगा, ये सब डिटेल फिर वर्कआउट होता चला गया। जैसे जैसे राजनीति आगे बढ़ती गई, राजनीति ने मार्क्सवाद के सिद्धांत को अपनाया। ये कुल मिलाकर बेसिक मार्क्सिज्म है, जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि जिन लोगों के पास साधन था वो कैपिटलिस्ट क्लास थे, जो साधन विहीन थे वो वर्किंग क्लास थे। वर्किंग क्लास चाहता था कि हमें सुविधा मिले और कैपिटलिस्ट क्लास चाहता है कि हम सुविधाओं पे कंट्रोल करें। इन दोनों के बीच में एक राज्य आता है, राज्य सुविधा संपन्न वर्ग के साथ मिल जाता है और फिर वर्किंग क्लास के ऊपर तरह तरह के नियमों से कंट्रोल करने का प्रयास करता है। ये उसकी राजनीति। तो इस तरह का इस तरह की जो समझ है, ये मार्क्सवादी समझ इसको आप कह सकते हैं। मैंने बहुत सिंपल ढंग से कहा है, इसको और कॉम्प्लेक्स किया जा सकता है, इसमें और सारी बातें आ सकती हैं। लेकिन अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं कि दुनिया की हालत अभी क्या है, पूंजीवाद जिसे हम कहते हैं, तो पूंजीवाद क्या है और पूंजीवाद का अभी स्वरूप क्या है, और क्यों पूंजीवाद को समझने के लिए हम बार बार मार्क्स के पास वापस जाते हैं। अभी हाल में न्यूयॉर्कर एक अखबार है अमेरिका में, जिसने सर्वे करवाया था कि 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण चिंतक कौन है। तो पता चला कि लोगों ने मार्क्स का नाम लिया। तो पूछा गया था क्यों सबसे महत्वपूर्ण चिंतक है मार्क्स। तो लोगों ने बताया कि क्योंकि पूंजीवाद की समझ मार्क्स से बेहतर और कोई दे नहीं पा रहा। तो वो समझ क्या है पूंजीवाद की, और समझ से आज की दुनिया में उसकी क्या जरूरत है, मैं इस पर थोड़ी बात करूँ। यदि आप पूंजीवाद को समझने की कोशिश करें तो पूंजीवाद क्या है। पूंजीवाद में दो मूल चीजें हैं। पहली बात यह है कि व्यक्तिगत संपत्ति है, निजी संपत्ति जिसको आप कहते हैं, कि आप निजी संपत्ति पे अधिकार है, उससे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं, और वो उत्पादन बाजार में जाता है और बाजार ये तय करता है कि उसका कितना फायदा आपको मिलेगा। जो फायदा आपको मिलता है उससे उत्पादन करने वाले जो लोग हैं उनको भी बीच में आप बांटते हैं। तो एक बाजारू संबंध है, एक बाजार डिसाइड करता है कि हमारा समाज कैसा बनेगा। बाजार का जो संबंध है जिसमें प्रॉफिट मोटिव है, वो संबंध हमारे समाज का मूल मंत्र हो जाता है और सब जगह वही संबंध, उसी संबंध का फैलाव होता है। तो पूंजीवाद को यदि गौर करें आप, पुराने समय में जब पहली बार पूंजीवाद आया था तो ये बहुत प्रोग्रेसिव सिस्टम था उस जमाने के हिसाब से, क्योंकि पूंजीवाद के पहले तो सामंतवाद था। सामंतवाद में
कुछ ही लोगों के हाथ में पूरी सत्ता थी और संपत्ति थी। किसी व्यक्ति को बहुत अधिकार नहीं था। राज्य सामंतों को के द्वारा लोगों पे कंट्रोल करता था। बहुत आर्बिट्ररी रूल था, जिसके बारे में आपको मालूम होगा कि फ्रांस में जब किसी ने पूछा लुई 14 से, जब फ्रांस में क्रांति के समय में लोग आंदोलन कर रहे थे, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, तो लुई 14 ने पूछा किसी से, ये लोग क्यों खड़े? तो उसने कहा कि इनके पास ब्रेड नहीं है। तो लुई 14 ने कहा ब्रेड नहीं तो केक खा लें, इनका प्रॉब्लम क्या है? यानी जो सत्तासीन लोग थे उनको ये भी नहीं पता था कि जनता की समस्या क्या है, और उत्पादन के साधन के अंदर विकास नहीं हो पा रहा था। तो जब पूंजीवाद आया, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तो पूंजीवाद का भी साथ में आगमन हुआ। और उस वक्त एक बड़ा अच्छा सिद्धांत आया जिसको आपने पढ़ा होगा, जॉन लॉक का सिद्धांत था वो। जॉन लॉक ने कहा कि पूंजी जो जो निजी संपत्ति है उसकी ज़रूरत इसलिए है कि उससे ज़्यादा उत्पादन होगा, और यदि ज़्यादा उत्पादन होगा तो हमारे पास लोगों को देने के लिए ज़्यादा सरप्लस होगा और हम बांट पाएंगे उसको। यही सिद्धांत आज भी लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा सरप्लस प्रोड्यूस करना ज़रूरी है, इसीलिए हम कैपिटल को बाहर से मंगवा रहे हैं, सिंगरूर में कंपनी बना रहे हैं ताकि ज़्यादा संपत्ति हो सके। लेकिन ये गौर करने की बात है कि लॉक ने कहा था कि जो उत्पादित सामग्री होगा उससे कोई 250 करोड़ का घर नहीं बनाएगा। उत्पादित सामग्री का वितरण आम लोगों के में किया जाएगा। लोगों के लिए उत्पादित सामग्री ज़्यादा हो, इसलिए निजी संपत्ति ज़रूरी है। यानी एक कॉन्सेप्ट था कॉमन गुड का, कि प्रॉपर्टी को प्राइवेट तो कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट करने के कारण कॉमन गुड एनहांस होगा, सबकी संपत्ति, टोटल संपत्ति समाज की ज़्यादा बढ़ेगी। कुछ दिनों के बाद पूंजीवाद में संकट आया। आपको मालूम होगा 1850 के आसपास पूंजीवाद में बड़ा संकट आया। तो पूंजीवाद ने कहा कि चलो अब हमें और ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए और ज़्यादा बाजार चाहिए। तो उन्होंने कॉलोनियल एक्सपेंशन किया, ऐसे इंडिया जैसे कंट्रीज को कंट्रोल किया और कहा हम क्यों जा रहे हैं इंडिया? इसलिए नहीं जा रहे हैं कि उन्हें एक्सप्लॉइट करना है, इसलिए जा रहे हैं कि हम उनको सिविलाइज कर सकें। वो भी एक उन्होंने कॉमन गुड का आइडिया दिया कि हम सिविलाइज करने जा रहे हैं। आप सहमत हो असहमत हो, लेकिन उन्होंने इस आइडिया पे काम, उनका मोटिवेशनल फोर्स ये था कि हम सिविलाइज करने जा रहे हैं। फिर आप देखेंगे कि 1929 के आसपास बड़ा संकट आया पूंजीवाद में, और वर्ल्ड वॉर के बाद। उस टाइम में लोगों ने कहा कि यदि बहुत से लोगों के पास खरीदने की क्षमता नहीं होगी तो बाजार कोलैप्स कर जाएगा, पूंजीवाद कोलैप्स कर जाएगा। तो लास्की जैसे सिद्धांतकारों ने, कीन्स जैसे सिद्धांतकारों ने कहा कि हमें वेलफेयर स्टेट लाना चाहिए, तभी हम कॉमन गुड कर सकते हैं। यदि सबों का हित करना है तो हमें राज्य के को लोक कल्याणकारी बनाना पड़ेगा, पूंजीपतियों से ज़्यादा टैक्स लेना पड़ेगा, आम आदमियों को कुछ सुविधाएं देनी पड़ेगी, तभी हमारा राज्य चल पाएगा। तो आपने देखा कि 1929 के बाद एक वेलफेयर स्टेट का पूरा थियरी आया। 1970 में आकर फिर एक क्राइसिस आ गया, बड़ा जबरदस्त क्राइसिस आया। तो लोगों ने कहा कि इस बार जो संकट है उसका कारण ये है कि राज्य अनावश्यक रूप से वेलफेयर हो गया है, अनावश्यक रूप से खर्च करता है, हर जगह अपनी टांग अड़ाता है। तो राज्य को उससे बाहर निकलना चाहिए। आपको याद होगा जॉन रॉल्स एक थ्योरेटिशियन थे जो कहते थे नहीं, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक करना है। लेकिन जो बड़े दो चिंतक हुए, फ्रेडरिक हाइक और मिल्टन फ्रीडमैन, ये दोनों रिगन के इकोनॉमिस्ट थे और एक मार्गरेट थैचर की इकोनॉमिस्ट। इन दोनों ने कहा कि राज्य को अपना बर्डन कम करना चाहिए, राज्य को अपने आर्थिक कामों में सहयोग नहीं करना चाहिए और पूरा बाजार को सब कुछ खोल देना चाहिए। जैसे आप न्यू लिबरल इकोनॉमी कहते हैं, जो आज भी हमारे यहाँ चल रहा है, कि बाजारवाद जिसको आप कहते हैं, कंज्यूमरिज्म और बाजारवाद जिसको कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ, जो कॉमन गुड का तर्क था कि पूंजीवाद क्यों जरूरी है, क्योंकि सबों का कल्याण उससे होगा, उसको बदल के एक नया तर्क दिया गया। नया तर्क क्या था कि पूंजीवाद जरूरी इसलिए है कि आदमी को फ्रीडम मिल सके। आपको याद होगा फ्रीडम वर्सेस इक्वालिटी का बहुत डिबेट
सवाल उसके ऊपर आता था कि फ्रीडम जरूरी है कि इक्वालिटी जरूरी है, और इन लोगों ने स्थापित किया कि फ्रीडम जरूरी है। फ्रीडम होगा तभी आदमी क्रिएटिव हो पाएगा, क्रिएटिव होगा तभी वो अपने आप को रियलाइज कर पाएगा। तो उन्होंने कॉमन गुड से हटा के तर्क को फ्रीडम पे ला के खड़ा कर, और तब से ये फ्रीडम की बात चल रही है कि भाई बाजार को फ्रीडम दो, इंडिविजुअल को फ्रीडम दो, एक्सट्रीम फ्रीडम दो, वगैरह वगैरह जो चल रहा है। अभी क्या हुआ इस फ्रीडम के और बाजारवाद के चक्कर में, क्या हुआ कि दुनिया भर में बहुत जबरदस्त इनइक्वालिटी हो गई। थॉमस पिकेटी की एक किताब है कैपिटल, जो कहता है कि दुनिया में पिछले 20 सालों में भयानक असमानता हुई है, भयानक असमानता हुई है पूरी दुनिया में, वो कहते हैं। तो अब इसमें क्या हुआ है कि जो एक स्लोगन दिया गया है कि 99% लोगों के पास कुछ भी नहीं है, संपत्ति का जो ज्यादातर हिस्सा है वो 1% लोगों के कब्जे में आ गया है। ये तो मेटाफोरिकल है कि 1% के पास 99% संपत्ति है, लेकिन ये तय है, जैसा कि कई ऑर्गेनाइजेशंस ने बताया है, कि दुनिया के 8 से 10% लोगों के बीच में के पास लगभग 70% प्रॉपर्टी चली गई और बाकी लोगों के पास कुछ नहीं। तो दुनिया भर में आंदोलन शुरू हुआ। आपने देखा होगा कि ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट हुआ, हिंदुस्तान में अन्ना आंदोलन हुआ, किसी न किसी बहाने लोग जमा होने लगे और आंदोलित होने लगे, और उन्होंने कहा इस व्यवस्था को बदलो, क्योंकि एक कंपनी में जो उसका मैनेजर है उसकी सैलरी है 50 लाख रुपया और जो उसका स्टाफ है उसकी सैलरी है 50,000 रुपया। ये इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो गया। और मैनेजर क्या काम कर रहा है, वो ये कर रहा है किसी तरीके से संपत्ति को और जोड़ो और जमा करो, तो संपत्ति कुछ हाथों में संकलित होने लगा। इसको लेकर बहुत समस्याएं हो रही हैं, और इसीलिए वो लोग जो मार्जिन पे चले गए, जिनकी संपत्ति खत्म हो गई, जो सड़क पे आ गए, ऐसे लोगों के लिए मार्क्सवाद पुनः एक बार एक्टिवेट किया। आपको बताऊं कि 2008 में एक बहुत बड़ा क्राइसिस इकोनॉमी में आया, और इस क्राइसिस के बाद ये आंदोलन सब शुरू हुए। 2008 के आसपास सारे आंदोलन सब जगह शुरू हुए, आपने गौर किया होगा। उस क्राइसिस के बाद अब क्या हो रहा है, अभी दुनिया कैसे जा रही है? तो पहले जब क्राइसिस हुआ था 1929 में या 1970 में, उस क्राइसिस के समय पूंजीपति जो लोग थे जिनके पास संपत्ति थी, उनको ये डर लगता था कि हमारे यहाँ हम वर्कर्स यदि स्ट्राइक कर देंगे तो हम कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, और वर्कर्स को हमें मना के रखना है। तो ट्रेड यूनियंस बन गए सब जगह। ट्रेड यूनियंस ने बहुत आंदोलन किया और लोगों ने वेलफेयर स्कीम्स लाए। ट्रेड यूनियन बार्गेन करता था कैपिटल के साथ और मैनेज करता था। 2008 के बाद क्या हुआ, ये ट्रेड यूनियंस बहुत कमजोर हो गए दुनिया भर, वर्कर्स मूवमेंट बहुत कमजोर हो गया दुनिया भर। तो अब पूंजीपति इस समस्या का समाधान क्या सोच रहे हैं? क्या फिर से वेलफेयरिज्म आएगा, या फिर से लोगों के लिए कल्याण के लिए काम होगा, या फिर उसके बदले में कोई और तरीका ये लोग ढूंढेंगे? जो तरीका ये लोग ढूंढ रहे थे उसके बारे में अभी बात करूंगा, लेकिन आपने देखा कि कोरोना क्राइसिस इसी बीच में आ गया। अभी वो तरीका ढूंढने की बात ही चल रही थी कि कोरोना क्राइसिस आ गया। तो इस क्राइसिस के पहले जो उन्होंने सोचा था इसको सॉल्व करने का, वो ये सोचा था कि हम यदि अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं और यदि बराबर आंदोलन से बचना चाहते हैं तो हमें मशीनीकरण करना पड़ेगा, हमें पूरे इंडस्ट्री को मशीन से चलाना पड़ेगा। आदमी की जरूरत हमें कम से कम पड़े तो बेहतर है। तो कैसे बनेगा? दो चीजें आई यहाँ पे, एक है रोबोटिक्स, रोबोट, और दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कहा कि हम मशीन को इतना ट्रेंड कर सकते हैं और रोबोट बना सकते हैं जो इंसान के कामों को कर लेगा, बड़े से बड़ा काम और छोटे से छोटा काम। ऐसे उदाहरण के लिए किसी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन चल रहा है और वहाँ पे मशीन में के पास खड़ा होके नट बोल्ट को कसना है, या कोई मशीन को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखना है, सामान को उठा के डिस्प्लेस करना है। तो उन्होंने कहा इन सब कामों के लिए हम रोबोट को रख सकते हैं, और ये बड़ी तेजी से बढ़ रहा था। आपको बताऊं कि लोगों के घरों में सफाई करने का रोबोट आ गया है अभी, जो घर की सफाई करता रहेगा। खाना बनाने का रोबोट आ गया है। होटलों का स्वरूप बदलने वाला है, जिसमें इंसान काम नहीं करेंगे, कम काम करेंगे। पूरे होटल में जैसे एयरपोर्ट पे एक बेल्ट चलता है वैसा बेल्ट चलेगा, और लोग अपने पास एक टैब लेके बैठेंगे
और वहाँ से ऑर्डर करेंगे और खाना बन के उस पर आएगा बेल्ट पे, आप वहाँ से रिसीव कर लेंगे। यानी कि दुनिया के जितने तरह के प्रोडक्शन प्रोसेस हैं उसमें इंसान की ज़रूरत को कम करने की बात ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी, ताकि ये जो पूंजीपति लोग हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। नतीजा ये था कि ऑलरेडी लोग कह रहे थे कि अमेरिका में अगले 20 साल में 70% अनएम्प्लॉयमेंट होने वाला है। तो उसका भी उन्होंने तरीका निकाला था। उसका तरीका उन्होंने क्या निकाला था? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Alright. तो उसका तरीका इन्होंने क्या निकाला था, मैं अभी और करीब 10 मिनट में 15 मिनट में करूँगा, फिर हम लोग बातचीत करेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि अमेरिकन कैपिटल या जो बड़े देश हैं, जो पूंजीपति देश हैं, उन्होंने सोचा कि हमें उन चीज़ों में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए जिस इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा ज़्यादा हो। कौन सी चीज़ें हैं जिसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है? तो आर्म्स में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपने देखा कि राफेल एक हवाई जहाज़ जो कि कितने में मिलने वाला था, 500 करोड़ में मिलने वाला था, और हमने 1600 करोड़ में खरीद लिया। तो कहा कि हम उन चीज़ों का प्रोडक्शन करें जिन चीज़ों में फ़ायदा ज़्यादा हो, और कम फायदे वाले प्रोडक्शन चीज़ों को हम तृतीय विश्व के देशों में डाल दें, इंडिया को दे दें, चाइना को दे दें, इन सबको दे दें। और जो ज़्यादा फायदा हमें होगा, उस ज़्यादा फायदा से ये जो बेरोजगार लोग होंगे इनको हम एक बेसिक मिनिमम इनकम दे दें। उनसे कहेंगे कि आप घर में बैठो आराम से, आपके काम के लायक इनकम देते हैं, उसमें आप सरवाइव करो, आप, ताकि आंदोलन कोई न हो सके। ये योजना ऑलरेडी चल रही थी, आपने सुना होगा, बेसिक मिनिमम इनकम की बात हिंदुस्तान में भी चल रही थी। लेकिन बेसिक मिनिमम इनकम कौन दे पाएगा? जिसके पास सरप्लस ज़्यादा होगा। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में तो हम बेसिक मिनिमम इनकम दे नहीं पाएंगे, तो हम क्या करेंगे कि हम एजुकेशन और हेल्थ में जो हम खर्च कर रहे हैं उस खर्च को और भी कम कर देंगे, ताकि हम पूंजी जमा कर सके पूंजीपतियों को देने के लिए, या ऐसे चीज़ों के प्रोडक्शन में लगाने के लिए जिसमें हमें फ़ायदा ज़्यादा हो। ये खेल कोरोना के पहले ऑलरेडी चल रहा था, ये सब कुछ हो रहा था। कोरोना के आने के बाद क्या हुआ? कोरोना के आने के बाद ये चीज़ फास्ट हो गया। जैसे आपको पता होगा, आज से 6-7 साल 8 साल पहले भारत सरकार ने तय किया था कि यूनिवर्सिटीज़ को ऑनलाइन कर देना है, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ को, ताकि हमें खर्च कम करना पड़े, शिक्षकों की हमें ज़रूरत नहीं रह जाए। एक रिकॉर्डेड एक बनाया गया जिसको कहते हैं क्या कहते हैं उसको, मूक कोर्सेज बनाया गया, स्वयं बनाया गया, ताकि लोग ऑनलाइन एजुकेशन ले लें। तो इसमें अस्पतालों में डॉक्टरों को की जगह पे अब रोबोट सर्जरी करेगा। ये सब चीज़ें ऑलरेडी हमारे यहाँ आ रही। कोरोना के चलते ये चीज़ें अब फास्ट हो गई। तो अब जो बहुत बड़ी संख्या में लोग सिस्टम से बाहर निकल गए, मार्जिन पे आ गए। जैसे अभी हमें जब कोरोना संकट आया तो हमें पता चला कि बिहार और उत्तर प्रदेश और बाकी हिंदी हार्टलैंड के कितने लोग दिल्ली में बुरी हालत में रह रहे थे, इतनी बुरी हालत में रह रहे थे कि वो इस बात के लिए तैयार हो गए कि यहाँ से हम पैदल बिहार चले जाएंगे। ये जो मार्जिन के लोग अब हैं, और पिछले 20 सालों में जो मार्जिन पे और भी लोग गए हैं, ये जो इनइक्वालिटी बढ़ा है, तो अब इस दुनिया में को वैसा बनाने के लिए जिसमें सभी कोई सुखपूर्वक रह सकें, क्या करना पड़ेगा? कौन सा ऐसा दार्शनिक है जो हमें यह बता पाएगा इस संघर्ष को हम कैसे आगे बढ़ाएं? तो लोगों को लग रहा है कि शायद ये मार्क्स ही ऐसा व्यक्ति है जो पूंजीपतियों की पोल खोलने में सक्षम है, जो हमें बता रहा है कि पूंजी कैसे मूव कर रहा है, पूंजी का अगला स्टेप क्या होगा, वो क्या काम करेगा हमारे लिए, कैसे पूंजी हमारे इमेजिनेशन को कंट्रोल करेगा। अभी देखिए क्या चल रहा है, अभी जो लड़ाई है वो लड़ाई तो आर्मी से हटके वायरस पे आ गई। हमें मालूम नहीं है कि इस बार का वायरस लड़ाई का हिस्सा है या नहीं है, लेकिन आप यदि फिल्मों में देखेंगे, बहुत सारी किताबों को पढ़ेंगे, तो लगेगा कि दुनिया में ये वायरस वाली लड़ाई का समय आया हुआ है, ऑलरेडी आ चुका है। बिल गेट्स ने भी कहा था
कि अगली जो लड़ाई होगी, अगला जो युद्ध होगा, उसका स्वरूप ऐसा नहीं हुआ कि बॉम्ब कहीं गिरा दिया गया, बल्कि वायरस वाली लड़ाई होगी। तो वायरस वाली लड़ाई अभी हो रही होने वाली है। तो ये जो नया समाज बना, उसी तरीके से जैसे अब जो लड़ाई है, आगे की जो लड़ाई होगी, वो वायरस की भी शायद नहीं हो। उस लड़ाई का साइट होगा हमारा दिमाग। हमारे दिमाग पे पूरी तरह से कैसे कंट्रोल किया जाए, ये अब प्रपंच चल रहा है। जैसे हम लोग फेसबुक करते हैं, तो हमें तो बहुत मजा आता है, हम फेसबुक करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, कनेक्ट होते हैं। लेकिन आपको मालूम होगा कि जितना कुछ हम करते हैं वो एक तरह का डेटा है। उस डेटा को कोई कंपनी एप्रोप्रिएट करता है, उसको एनालाइज करता है, और उसको एनालाइज करके फिर हमारे सोचने के तरीके को प्रभावित करता है। पिछले चुनाव के बारे में आपको मालूम होगा कि कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की एक कंपनी थी, जिस कंपनी ने उस डेटा को एनालाइज किया था, जिसके चलते फेसबुक के मालिक को बहुत डांट लगी है और उसने कहा है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। जिस जूम पे हम अभी बातचीत कर रहे हैं, इस जूम में तमाम बातचीत का डेटा कलेक्ट हो रहा है और इसको नंबर में कन्वर्ट वो करते हैं, फिर वो उसको एनालाइज करते हैं, फिर देखते हैं कि उस डेटा का क्या उपयोग हो सकता है, वहाँ के बाजार के लिए क्या उपयोग हो सकता है, लोग किस चीज़ के लिए तैयार हैं, यदि वहाँ कुछ परिवर्तन लाना है तो कैसे लाया जाएगा। ये बड़े पैमाने पे पॉलिटिक्स ऑफ इमेजिनेशन चलता है। पॉलिटिक्स ऑफ इमेजिनेशन एक तो टेलीविजन कर रहा है, जो आप देखते होंगे कि दिन रात वो कुछ ऐसी बातों को हमारे दिमाग में बॉम्बार्ड करता है और हम उसको विश्वास भी करने लगते हैं। हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, जिसमें तरह तरह की चीज़ों पे हम विश्वास करते हैं, उसके थ्रू चीज़ों को डाला जा रहा है हमारे दिमाग में। तो हमारा दिमाग जो है, जो कॉग्निशन हमारा है, जो सोचने समझने की शक्ति हमारी है, उसकी भी राजनीति चल रही है। तो इस तमाम तरह की राजनीति को कौन हमें एक्सप्लेन कर सकता है, कौन सा सिद्धांत है जो हमें एक्सप्लेन कर सकता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ऐसा लगता है कि तमाम सिद्धांतों में, सभी सिद्धांत कुछ न कुछ एक्सप्लेन जरूर करता है, लेकिन तमाम सिद्धांतों में जो सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन करने में सक्षम है वो मार्क्सवाद है। क्योंकि मार्क्सवाद उस मंशा को भी एक्सप्लेन करता है जो डोमिनेंट क्लास के दिमाग में घूमता रहता है। बड़ी अच्छी किताब है जिसे कहते हैं, उसका नाम है आइडियोलॉजी ऑफ पावर एंड पावर ऑफ आइडियोलॉजी। गोरेन थॉर्बॉर्न की एक किताब है, छोटी सी किताब है, सिंपल अंग्रेजी में है, आप लोग पढ़ सकते हैं। अब शायद ट्रांसलेशन भी हो गया हो। तो मार्क्सवादी किताबों को यदि देखेंगे आप, जो विद्वान दुनिया में हुए हैं, निरंतर वो इसी बात पे काम करते रहे हैं कि कैसे ऐसा हो रहा है कि गरीबी ज़्यादा है, गरीब लोग ज़्यादा हैं, इनइक्वालिटी ज़्यादा है, चंद लोग जिनके पास संपत्ति का कंट्रोल है, वो लोगों के सोचने की शक्ति पे भी कंट्रोल करके रखा हुआ है। ये कैसे हो पा रहा है, उन किताबों में इसका विश्लेषण पाया जाता है। बाकी जो चिंतक हैं उनके एजेंडा पे भी ये नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मार्क्सवाद बहुत ही पावरफुल थियरी है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यदि आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की भी समझ आपको बेहतर हो पाएगी। कोई नेशन स्टेट कैसे काम कर रहा है, नेशन स्टेट्स के जो आपसी संबंध हैं, वो जो बुर्जुआजी की लड़ाई है, जो पूंजीपतियों की लड़ाई है, जो अपने देश में है सत्ता काबिज करने के लिए, वही लड़ाई बाहर भी चलती है। जैसे हमारे जो पूंजीपति हैं, हम कह रहे हैं कि हमारे देश में आर्थिक संकट है, हमारे देश में पूंजी नहीं है, लेकिन हमारे पूंजीपति अपना पूंजी कहाँ लगा रहे हैं? हमने 6,000 करोड़ कनाडा में किसी को दिया लगाने के लिए, जो हमारा पूंजीपति वहाँ लगा रहा है। तो ये जो राजनीति राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगत पे में है, उस पूरी राजनीति को उसके अर्थनीति के साथ, उसके समाज नीति के साथ, उसके संस्कृति के साथ जोड़ के देखने का जो उपागम है, वो उपागम मार्क्सवादियों के पास है, मार्क्स के चिंतन में है। और इसीलिए लोग बार बार मार्क्स के पास जाते हैं कि उनसे लेकर, उनके उपागम को लेकर, सिद्धांतों को लेकर चीज़ों को समझा जा सके। दूसरी बात है कि क्या ये सिद्धांत शाश्वत है? क्या ये सिद्धांत इतने परमानेंट है कि मार्क्स इतने साल पहले हो गए फिर भी उसमें कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं है? तो ऐसा नहीं है। दुनिया के हर समस्या का समाधान मार्क्स तो नहीं कर सकता था। उसके समय में जो समस्याएं थी
उसका समाधान वो कर सकता था। तो फिर क्या ज़रूरी है कि मार्क्स खुद कहता था कि जैसा हम सोचते हैं, यदि आप वैसा सोचने लगोगे तो नई समस्याओं का समाधान भी आप कर पाओ, और इसी की ज़रूरत इस वक्त है। साथ में दो और बातें हैं कि मार्क्स एक मुक्तिकामी चिंतक था। वो मनुष्य की मुक्ति के लिए सोचता था कि मनुष्य का क्रिएटिव कैपेसिटी कैसे डेवलप करे, उसकी क्षमता कैसे विकसित हो, इसके लिए सोचता था। ऐसे सोचने वाले और भी बहुत सारे चिंतक हुए। तो अब इस वक्त जरूरत इस बात की है कि उन तमाम चिंतकों के बीच में एक डायलॉग हो, एक संवाद स्थापित हो। हिंदुस्तान में यदि आप लें तो हिंदुस्तान में मार्क्स हैं, गांधी हैं, अंबेडकर हैं, टैगोर हैं, फूले हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने इंसान की मुक्ति के बारे में सोचा। ये संभव है कि उन्होंने एक खास जगह से सोचा, जो उनका लोकेशन था। कोई जाति के लोकेशन से सोच रहा था, कोई वर्ग के लोकेशन से सोच रहा था, कोई नेशन के लोकेशन से सोच रहा था, कोई इंटरनेशनल लोकेशन से सोच रहा था, लेकिन सोच सब कोई एक ही बात रहा था। तो अब ये संभव है कि उनके बीच संवाद करके, मंथन करके मार्क्सवाद को इतना विकसित किया जाए कि फिर से वो दोबारा संघर्ष के लिए एक विचारधारा के रूप में उभर सके। यदि हम ये आग्रह करेंगे कि नहीं, जैसा था मार्क्सवाद वही ठीक है, तो फिर उसमें समस्याएं हो सकती हैं। दूसरी बात ये है कि जो मार्क्सवादी क्रांतियां हुई दुनिया में, सोवियत यूनियन में हुई, चीन में हुई, इन क्रांतियों में जो सबसे बड़ी कमी रही वो डेमोक्रेसी की कमी रही। उनका डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स बहुत खराब था। तो जो अब नया चिंतक हैबरमस है, जो कहते हैं कि डेमोक्रेसी सबसे प्राइमरी चीज़ है, उसको बहाल करना ज़रूरी है, तो उनसे भी हमें लेना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी को कैसे बहाल किया जाए, किसको हम डेमोक्रेसी कहेंगे, कैसे डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी होना चाहिए, लोगों के बीच में संवाद होना चाहिए किसी मुद्दे को लेकर। उसी तरीके से धर्म के बारे में जो सोच है, हम ये मान के चलते हैं कि मार्क्स कहता है कि धर्म जनता की अफीम है, जनता के दिमाग में को वो बरगला देता है। एक हद तक ये बात सही भी है। आपने मैकियावेली को पढ़ा होगा। मैकियावेली क्या कहता है कि धर्म का उपयोग राजा के द्वारा जनता को मूर्ख बनाने के लिए किया जाना चाहिए, क्योंकि धार्मिक जनता है बहुत मूर्ख है, उसको मूर्ख बनाया जा सकता है। ये बात सच है। अभी हम देख रहे हैं कोरोना के समय में कि कैसी कैसी मूर्खताएं धार्मिक लोग कर रहे हैं। लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में मार्क्सवादियों ने नए प्रयोग भी किए, जैसे लैटिन अमेरिका में लोगों ने प्रयोग किया है, जिसे लिबरेशन थियोलॉजी कहते हैं, कि धर्म के अंदर दोनों चीजें हैं, मुक्तिकामी चीजें भी हैं और कुछ गड़बड़ चीजें भी हैं। तो धर्म को के पुनर्पाठ से मुक्तिकामी चीजों को हमें बाहर निकालना चाहिए, उसका हमें उपयोग करना चाहिए, वो हमारे जीवन को बेहतर कर सकता है। जैसे अंबेडकर कहते हैं धर्म की बहुत जरूरत है, लेकिन दो तरह का धर्म है, रिलीजन ऑफ प्रिंसिपल और रिलीजन ऑफ रूल्स। सिद्धांतों की राजनीति है और जो कानून की राजनीति, जो धार्मिक कानून बनते हैं। धार्मिक कानून में गड़बड़ियां हो सकती हैं, लेकिन सिद्धांत जो धर्म है वो सही है। उन दोनों को हमें अलग करके देखने की जरूरत है। वैसे ही लिबरेशन थियोलॉजी कहता है कि हमें धर्म, जो जीसस क्राइस्ट हैं, वो तो मुक्तिकामी है, वो तो अपने लिए कुछ भी नहीं करते हैं, जनता के लिए लड़ाई करते हैं, गरीब लोगों के लिए लड़ाई करते हैं। वो लड़ाई हमें आगे बढ़ानी है और धर्म का वही असली काम है। ऐसे ही गांधी जी भी कहते हैं धर्म क्या है, जो मुक्तिकामी चीज है वही धर्म है। या आप एक उपन्यास पढ़ें, बहुत अच्छा उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का, कंकाल नाम से। उसमें उन्होंने ये आर्ग्यू किया है कि धर्म का सही स्वरूप क्या होना चाहिए। तो इस तरह से कुछ चीजों के अंदर जो मार्क्सवादी बहस है, उसमें नए तरह की बहस की जरूरत है। लेकिन जो मार्क्सवाद के रेलिवेंस का सबसे बड़ा कारण है आज की दुनिया में भी, वो है मार्क्सवाद की समझ, जिससे पूंजीवाद के बारे में हमें ठीक ठीक पता चलता है कि पूंजीवाद हमारे साथ क्या कर रहा है। जो पूंजीपति हैं वो किस तरीके से रूल करते हैं, किस तरह से पूंजी के माध्यम से हमें कंट्रोल करते हैं, किस तरह से हमारे विचारों को कंट्रोल करते हैं, किस तरह से हमारे कंजम्पशन के पैटर्न को कंट्रोल करते हैं, हम क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, कैसे जिएंगे, इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करता है। और इस कंट्रोल के प्रोसेस में राज्य क्या करता है?
राज्य से कैसे वो अलायंस करता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हमें मार्क्सवाद बहुत बेहतर तरीके से बताता है। इसीलिए आज की तारीख में भी मार्क्सवाद बहुत रेलिवेंट है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के लिए खास करके ज़्यादा रेलिवेंट हो गया है, जबकि ये संभव है कि अब दुनिया भर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। पूंजीपति अपना काम रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलाएंगे और इंसानों को उत्पादन की प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बन रही है। तो ऐसे समय में आके मार्क्सवाद की ज़रूरत लोगों को और भी ज़्यादा होगी, ताकि वो समझ सके और अपनी स्थिति को समझ के चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सके, अपने संघर्ष को ऑर्गेनाइज कर सके, नई राजनीति कर सके, जो मुक्तिकामी राजनीति हो उसको कर सके। मैं यहाँ अभी रुकूं लक्ष्मी? सर जैसी आपकी इच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। मैं बस यहाँ रुकता हूँ अभी, और फिर सवाल होंगे तो मैं उसको जवाब करूँगा। जी, मेरे ख्याल से 45 मिनट्स के आसपास हो गया मेरे। जी ठीक है सर। सभी लोग जो हैं अनम्यूट कर लें आप अपने आप को। मेरे ख्याल से हमारे हेड सर भी जुड़ चुके हैं। लक्ष्मी, मेरा ख्याल है कि जो सवाल करना चाहे वही अनम्यूट करें, अदरवाइज बहुत साउंड आप। हाँ, जिनको प्लीज जो सवाल पूछना है वही जो है अनम्यूट करें, बाकी म्यूट रखें अपने आप को। कोई सवाल अगर पूछना था जी, नाम लीजिए और पूछिए। एमडी मजीद इस्लाम बोल रहे हैं। हाँ जी, पूछिए। सभी लोग बाकी अपने आप को म्यूट रखें। हेलो, हाँ बोलिए, सवाल पूछिए। निरंजन बोल रहे हैं, निरंजन। हाँ सवाल पूछिए। जी, मैं सर नमस्ते। जी नमस्ते सर, आपने जो कहा कि पूंजीपति लोग जो 10% पूंजीपति लोग हैं जी, तो उनके पास मतलब किसी भी देश की आर्थिक स्थिति 70% उसके पास चली जाती है, और उससे सहमत है सर, ये स्थिति है। और आपने एक और बात कहा कि 2011 में अन्ना आंदोलन जो हुआ था वो पूंजीपति के लिए ही आया था, तो सर हमें लगता है कि वो लोकपाल बिल के लिए आया था। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर। तो लोकपाल बिल के लिए आया। मैं ये कह रहा था कि दुनिया भर में जो लोगों का डिस्कंटेंट था इस बात को लेकर, वो अलग अलग तरीके से निकला था। कहीं लोकपाल बिल के रूप में निकला था, कहीं वो इस्लामिक ब्रदरहुड के रूप में निकला था, कहीं वो ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट के रूप में निकला था। कारण उसके अलग अलग थे, लेकिन जनता जो एकत्रित हुई थी वो एकत्रित इसलिए हुई थी कि जनता बहुत डिससेटिस्फाइड थी। वो डिससेटिस्फैक्शन आज भी लोगों के दिमाग में है। उन्हें ये लगता है कि ये कुछ लोगों ने मिलकर सत्ता को ऐसा काबिज कर लिया था, जैसे उन्हें क्यों चाहिए ये लोकपाल बिल, क्यों चाहिए? क्योंकि उन्हें शक है जो राजनीतिक वर्ग है वो पूंजीपति वर्ग के साथ मिलके तालमेल बिठा के सारी संपत्ति को हड़प रहा है। आम जनता ठगी महसूस कर रही है, ताकि ट्रांसपेरेंसी हो सके कि राज्य क्या कर रहा है। तो सारे आंदोलनों के पीछे कई अलग अलग कारण थे, लेकिन आप देखेंगे एक ही समय में दुनिया भर में लोग आंदोलन कर रहे हैं। सर एक और सवाल। सर भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, जो इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और इसमें जो रोबोट की बात चल रही है सर, और उसमें हो रहा है कि मशीन से सारे काम को कराए जाएंगे, उसके लिए आंदोलन नहीं होगा, तो क्या भारत जैसे देश में ये संभव है कि यहाँ आंदोलन ना हो, इतनी बड़ी जनसंख्या हो जहाँ? देखिए, आंदोलन तो दुनिया के हर हिस्से में होने की संभावना है, लेकिन आप ये भी गौर कर रहे होंगे आंदोलनों को घेरने के लिए, उसके बिखराव के लिए, उसको दबाने के लिए राज्य भी बहुत अच्छे से अपने आप को मैनेज कर रहा है। अब देखिए, आपके पास पहले तो क्या करेगा, वो आंदोलन को फ्रैगमेंट कर देगा, आंदोलन को तोड़ देगा। यदि आंदोलन टूटेगा नहीं तो कंट्रोल करेगा। राज्य का जो अथॉरिटेटिव कैपेसिटी है, अब देखिए ना, आप मोहल्ले पे ड्रोन से ही आप पूरा कब्जा देख सकते हैं। उसका एक मूवमेंट जो है वो आपका जो टेलीफोन है उससे, या आरोग्य सेतु से, या आपका जो और भी नंबर्स आपके आ रहे हैं धीरे धीरे, इनसे आपके हर एक मूवमेंट को लोकेट कर सकता है। तो राज्य क्या करेगा कि आप आंदोलन करने का प्रयास तो करेंगे, लेकिन राज्य उसको दबाने का भी पूरा प्रयास करेगा। जैसे चीन में भी आप देखेंगे कि कोरोना वायरस के टाइम में लोग आंदोलन करने की कोशिश कर रहे थे,
तो लोगों का जो रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है उससे वो एक एक आदमी को लोकेट कर ले रहा था। या हांगकांग में देखिए फिर लोगों ने क्या क्या नया तरीका निकाला कि मास्क पहन के छतरी लेके आंदोलन करने लग गए। तो लोग भी आंदोलन करेंगे, लोग तो चुप नहीं रहेंगे। और यदि आंदोलन होगा तब राज्य को कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा, पूंजीपतियों को कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा। लेकिन ये जो आंदोलन का स्वरूप होगा इसमें संघर्ष बड़ा होगा, क्योंकि स्टेट ज़्यादा ऑथोरिटेरियन हो गया है, उसके पास इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा है और उसके पास आपको दबाने का टेक्निक भी ज़्यादा है। यदि आप पढ़ेंगे चित्र को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कैसे स्टेट चीज़ों को दबा रहा है। जैसे एक उपन्यास अभी है, आप पढ़िए उसको कभी, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का उपन्यास है नाको हर्ष, राजकमल प्रकाशन से आई नाको हर्ष। उसको पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि राज्य क्या क्या कर सकता है। या यदि फ्रेंच नॉवल आप अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं, फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं मिचेल ओल्बैक, उसको पढ़िए तो वो आपको बताएगा कैसे राज्य कंट्रोल करता है। या आप काफ्का के जो नॉवेल्स हैं, फ्रैंक काफ्का को पढ़िए तो उससे आपको पता चलेगा राज्य कैसे कंट्रोल करता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, नमस्ते। आप रौनक कहाँ तक बना ली हो? जी नेक्स्ट कोई? यस सर, मैं नाम प्रज्ञा। पूछना चाह रही जी। हाँ, नमस्ते सर। सबसे पहले तो आपको थैंक्स बोलूंगी, इतना अच्छा आपने लेक्चर दिया, मार्क्सवाद को इतने अच्छे से समझाया। हेलो। मेरा कुछ थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन है सर। मेरे ख्याल से बाकी लोग अपना माइक्रोफोन ऑफ कर देंगे तो ठीक रहेगा। प्लीज बाकी लोग बंद कर लीजिए अपना। माधुरी बोल रही है? प्रज्ञा राय मैम बोल रही है। प्रज्ञा, ठीक है। यस मैम, मैं पूछना चाहती हूँ कि आज की डेट में इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड what may be the challenges that Marxism is facing? Is it something like the ideological challenges, like other theories making hindrances, or is it something like implementing in the Marxist ideology in a local level? What is more difficult for nowadays? मुझे लगता है कि मार्क्सिज्म दोनों तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। एक तो सैद्धांतिक तौर पे भी मार्क्सवाद को अपने बहुत सारी चीज़ों को रिकंसिडर करना पड़ेगा। हुआ ऐसा कि जो मार्क्स ने जब मार्क्सवाद लिखा, बाकी माइक्रोफोन ऑन, एक मिनट में सर सेटिंग करके देखती हूँ। लोग समझ नहीं रहे, म्यूट नहीं कर रहे। मैं 1 मिनट करके देखती हूँ, 1 मिनट टाइम दे दीजिए। यस सर। ठीक है। यस सर। मैं कह रहा था कि मार्क्सवाद के साथ क्या दिक्कत हो गई कि जो सोवियत यूनियन में जिस मार्क्सवाद का इंटरप्रिटेशन हुआ उसमें पॉजिटिविज्म ज़्यादा आ गया। पॉजिटिविज्म का मतलब है कि मार्क्स को वैज्ञानिक साबित करने की बहुत बड़ी होड़ लगी। उसके चलते बहुत सारे जो मार्क्स के नुआंसेस थे सिद्धांतों के, वो मिस आउट कर गए। तो अभी जो संघर्ष मार्क्सवाद के लिए है वो संघर्ष है जो विज्ञान के नए विकास हुए हैं, जो दर्शन में नए विकास हुए हैं, जो फिलॉसफी ऑफ साइंस में नई बातें आई हैं, उन सब बातों को संजो कर और जो जटिलताएं समाज की आई हैं उनको समझने के लिए नए उपागम विकसित कर सकें। तो नए तरीके से नए उपागम को यदि विकसित नहीं कर पाएंगे तो हम समाज के अंदर प्रभाव ही नहीं डाल पाएंगे। उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ कि, और ग्रामसी ने बड़ा अच्छे से इस बात को बताया है कि मान लीजिए भारत में आप मार्क्सवादी सिद्धांत के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं। अब भोजपुर में यदि मार्क्सवाद भिखारी ठाकुर के साथ संवाद नहीं करेगा तो आम जनता से संवाद नहीं हो पाएगा उसका। उसी तरीके से यदि मिथिला में जाएंगे आप, वहाँ यदि वहाँ का जो प्रमुख दार्शनिक चिंतन रहा है न्याय फिलॉसफी, उससे संवाद नहीं करेंगे तो उनके साथ आप लोगों के संवाद नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इंसान के दिमाग में जो कॉन्शसनेस है वो ऑलरेडी है, जो हमारे समाज का कॉन्शसनेस है वो तो उससे ही हम गाइडेड हैं।
अब मार्क्सवाद एक नए तरह का कॉन्शसनेस है, तो हमारे पुराने कॉन्शसनेस को मिटा के नया कॉन्शसनेस उस पर नहीं लाया जा सकता है। हमारे पुराने कॉन्शसनेस में जो रेडिकल चीज़ें हैं उससे संवाद करके ही हमें वो कन्विंस कर सकता है किसी काम के लिए। ये एक बड़ा चैलेंज है। जैसे ग्रामसी कहते थे कि हेजिमोनी जो बना हुआ है उस हेजिमोनी को कैसे आप तोड़ेंगे। आप उदाहरण के लिए गांधी को देखें। गांधी जब आए हिंदुस्तान में तो उन्होंने, अब वो तो कभी ग्रामीण क्षेत्र में नहीं रहे थे, हमेशा शहरी थे, एडवोकेट थे, सब कुछ थे, लेकिन उन्होंने कितना परिवर्तन लाया अपने अंदर। जैसे आश्रम का ही उन्होंने कॉन्सेप्ट लाया। क्यों लाया? क्योंकि यहाँ के आम आदमी के लिए आश्रम एक जबरदस्त पवित्र जगह थी, उनको आश्रम की समझ थी। उन्होंने क्लब, गांधी ने क्लब नहीं बनाया, गांधी ने कोई ऑफिस नहीं बनाया, गांधी ने आश्रम बनाया। तो ये जो संवाद है संस्कृति के साथ, इस संवाद की जरूरत है। इसके लिए मार्क्सवाद को अपने उपागमों को और ठीक करना पड़ेगा, थोड़ा ढीला करना पड़ेगा। इस पर कभी बात हो सकती है, जैसे फिलॉसफी ऑफ साइंस के चलते क्या परिवर्तन मार्क्सवाद को करना चाहिए, रिलीजन को कैसे समझना चाहिए, संस्कृति को कैसे समझना चाहिए, व्यक्ति को कैसे समझना चाहिए, इन तमाम चीज़ों पर पुनर्संवाद की ज़रूरत है। हुआ ये है कि मार्क्सवाद का पुनर्संवाद हमेशा होता रहा है। एक संवाद सोवियत यूनियन में हुआ तो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म हुआ, जर्मनी में एक संवाद हुआ, वहाँ एक तरह का मार्क्सिज्म आया, इंग्लैंड में संवाद हुआ तो एनालिटिकल मार्क्सिज्म आया, फ्रांस में संवाद हुआ तो स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म आया। ये हिंदुस्तान जैसे देशों में संवाद नहीं हो पाया। चाइना में संवाद हुआ तो माओ ने नए तरीके से चीज़ों को निकाला। तो मार्क्सवाद को लगातार नई संस्कृतियों के साथ, नए परिवर्तनों के साथ संवाद करने की जरूरत है। ये मार्क्सवाद का बड़ा थ्योरेटिकल चैलेंज है। और प्रैक्टिकल चैलेंज ये है कि आप लोगों को कैसे संगठित करेंगे। उसमें जो मनुष्य के स्वभाव के बारे में उनकी समझ है, उसमें कहीं ना कहीं जो संवेदनाएं हैं वो मिस करती हैं। लोगों के संवेदना पूर्वक समझना जो है वो मिस करता है और मैकेनिकल कॉन्सेप्चुअल फ्रेम बनता है। उससे निकलना पड़ेगा मुझे लगता है। तो कैसे करेंगे ये सोचने की जरूरत पड़ेगी, ये आगे समझने की जरूरत है। ठीक है प्रज्ञा मैम, मेरे ख्याल से उनका हो गया सॉल्यूशन। सर मैं थैंक यू सर। हाँ सर, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी। सर, चाइना और रसिया को आज के डेट में हम लोग सोशलिस्ट या लेफ्टिस्ट कंट्री बोल सकते हैं? देखिए, रसिया तो ऑफिशियली लेफ्टिस्ट नहीं है। रसिया ने तो डिक्लेयर ही कर दिया कि अब वो कम्युनिस्ट नहीं है, बल्कि जो मूर्तियां थी उन्होंने उसको भी तोड़ दिया। वो तो पूरी तरह से एक नए तरह का स्टेट है, जिसको आप पूंजीवाद भी पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं, लेकिन पूंजीवाद के करीब है। वो स्टेट बहुत पावरफुल है वहाँ पे, अमेरिकन स्टेट की तरह नहीं है। इंटरनली बहुत कंट्रोल है सोसाइटी के ऊपर उसका। आप देख रहे हैं कि बार बार एक ही आदमी उसका राष्ट्रपति बन जा रहा है, पुतिन बार बार आ रहा है। तो एक नए तरह का समाज बना है। उसको समझने के लिए एक बड़ी अच्छी किताब है लक्ष्मी, आपको वो पढ़नी चाहिए। उसका नाम है सेकेंड हैंड टाइम। सेकेंड हैंड टाइम, ये एलेक्जेविच इसकी राइटर है। एलेक्जेविच, ये नोबेल प्राइज मिला था इनको। तो इन्होंने क्या किया था कि रसिया में जब परिवर्तन हो रहा था तो बहुत सारी कहानियों को कलेक्ट किया था, लोगों को नैरेटिव्स कलेक्ट किया था। तो किस तरह से लोग समझ रहे थे उस परिवर्तन को, बहुत अच्छा आपको पिक्चर उसमें मिलेगा, उसको जरूर आप पढ़ें। अच्छा, थैंक यू सर। तो रसिया की तो ये बात हो गई। चाइना के बारे में लोग अभी भी थोड़े कंफ्यूज हैं। अच्छा। आप मुझसे पूछेंगी कि चाइना को आप कैसे मानेंगे, तो मैं उसे स्टेट कैपिटलिज्म कहूँगा। सोशलिज्म तो बिल्कुल ही नहीं है। कुछ लोग उसे सोशलिज्म कहते हैं, लेकिन चाइना ने ऑफिशियली अपने आप को अभी भी एक समाजवादी राष्ट्र के रूप में कहा है, कम्युनिस्ट कंट्री कहा है। कहते हैं मार्क्स और माओ के सिद्धांतों का पालन करते हैं। लेकिन हो सकता है कि ये सिर्फ आइडियोलॉजी रह जाए, ये बहुत कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता हो। एक तरह का अपने समाज को कंट्रोल करने का जो टेक्निक है, उसमें ये आइडियोलॉजी चूँकि महत्वपूर्ण है। जैसे हिंदुस्तान में गांधी को लोगों ने कब का मार डाला, लेकिन अभी भी हमारे प्रधानमंत्री बार बार गांधी की बात करते हैं, या जो भी नेता आता है वो पहले राजघाट जाता है, जबकि गांधी से किसी का कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है। तो इसी तरीके से कभी कभी क्या होता है, जो चिंतक है वो विचारधारा बन जाता है, वो आइडियोलॉजी का सिंबल हो जाता है। तो उसको सिंबॉलिकली तो हम प्रेज करते हैं, लेकिन उसकी बातों को नहीं मानते। जैसे गांधी खुद ही कहते थे
ये सब गांधी गांधी करते हैं लेकिन गांधी की बातों को कोई मानते नहीं। वैसी हालत वहाँ पे भी हो गई। जी सर, थैंक यू सर। कोई और पूछना चाहे सवाल तो पूछिए। यस मैम। पूछिए। हेलो, जी बताइए। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ, आफ्टरनून, पूछिए। बोले थे मैम, ये कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट था, फ्रीडम इज फ्रीडम फॉर नेसेसिटीज। इसमें कार्ल मार्क्स इस स्टेटमेंट में क्या कहना चाह रहे हैं, मैं चाह रहे थे मैम। ये कहना चाह रहे हैं कि आपका फ्रीडम क्या है। फ्रीडम का देखिए दो सिद्धांत हो सकते हैं। एक सेकंड सर, मैं 1 मिनट। यस सर, यस सर, बोला जाए। कोई एक व्यक्ति का जो ये है वो काफी ज्यादा साउंड कर रहा है। हाँ, वही मैं कोशिश कर रही हूँ कंट्रोल कौन करने। है जी, वो? कर दिया मैंने। कर दिया। अच्छा, मैं इसको मिनिमाइज कर दूंगा, ज्यादा लोगों को देख पाऊंगा। ओके, वेरी नाइस। तो फ्रीडम क्या है? तो एक फ्रीडम ये है कि आपको आपके हाल पे छोड़ दिया जाए तो आप ज़्यादा फ्री होंगे, आपको किसी बात के लिए मना नहीं किया जाए। दूसरा फ्रीडम क्या है कि आपको फ्री होने का कंडीशन दिया जाए। यानी हम दोनों यदि फ्री हैं 5 स्टार होटल में जाके खाना खाने के लिए, आपके पास पैसे हैं और मेरे पास नहीं है, तो वर्चुअली एक्चुअली मुझे फ्रीडम है नहीं जाने का, आपको ही फ्रीडम है। तो यदि आप चाहते हैं कि मैं 5 स्टार में जाके खाना खा सकूं तो मुझे भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। इसको पॉजिटिव फ्रीडम कहते हैं। एक नेगेटिव लिबर्टी है, एक पॉजिटिव लिबर्टी है। मार्क्स तीसरे तरह की लिबर्टी की बात करता है। वो कहता है फ्रीडम क्या है? फ्रीडम है आदमी का क्रिएटिविटी। जब हम फ्री होंगे तभी हम क्रिएटिव होंगे। ये क्रिएटिविटी कैसे होगी हमारे पास? यदि हमारे बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए तो हम फ्री हो सकते हैं। जैसे मैं पेंटर बनना चाहता हूँ लेकिन मुझे मालूम है कि मेरी पेंटिंग का कोई बाजार भाव नहीं है, तो मेरे पिताजी मुझसे कहेंगे आप पेंटर मत बनो, आप वो काम करो जिससे 2 पैसे कमा सकते हो, ये पेंटिंग करके क्या होगा। तो धीरे धीरे मेरी पेंटिंग खत्म हो जाएगी और मैं एक ऐसा काम करने रहूँगा जिस काम में मुझे कोई मन नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैं वो कर रहा हूँ। तो वो जब मैं करूँगा तो मैं फ्री नहीं होऊंगा। आपने 3 इडियट फिल्म देखी होगी। 3 इडियट फिल्म की बेसिक बात तो यही है ना कि फ्री कौन है? जो अपने स्वभाव के हिसाब से काम को चुनता है, भले ही उसमें पैसे कम मिलते हों लेकिन वो कर सकता है। तो अपने स्वभाव के हिसाब से अपना काम आप कब चुन पाएंगे? जब आपकी बेसिक ज़रूरतें हैं, भोजन वस्त्र आवास की ज़रूरतें जब आपकी पूरी हो जाएंगी तभी चुन पाएंगे। अन्यथा आप जीवन भर उसी 2 जून की रोटी जुटाने में लगे रहेंगे और आपकी सारी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। जो आपको संगीत का शौक है या आपको पेंटिंग का शौक है वो आप कभी नहीं कर पाएंगे। तो वो कहते हैं कि हुनर मनुष्य को ऐसा चाहिए कि सुबह में वो शिकार घूमने जाए, दोपहर में काम करे, शाम में शिकार करे, जैसी जब वो चाहे अलग अलग तरह का वो काम कर सके। ऐसा नहीं कि एक ही काम में दिन रात जुटे हुए। बड़ी अच्छी एक फिल्म है, आपको देखनी चाहिए, मॉडर्न टाइम्स। ये यूट्यूब पे मिल जाएगी फिल्म आपको। चार्ली चैपलिन की फिल्म है मॉडर्न टाइम्स। तो बहुत अच्छा क्रिटिक है आज के समाज का। जी, और कोई सवाल? हेलो सर। जी, पूछिए, नाम बताइए और पूछिए। जी, पूछिए। हाँ हेलो। हाँ, हेलो, बोलिए। मनोज बोल रहे हैं। हाँ कौन सर? हाँ, सवाल पूछिए। मेरा सवाल था आज में कि जब मान लें कि कोविड-19 आया, उसके बाद जो मतलब अमानवीय चेहरा सामने आया मजदूरों का, ठीक है, फिर भी उसके बाद भी मतलब लेबर कानून को रद्द कर दिया गया। तो और फिर भी मतलब इसके बाद भी कोई विरोध बहुत ज्यादा सामने नहीं आ रहा है राष्ट्रीय लेवल या अंतर्राष्ट्रीय लेवल को। तो इसका अभी या मानवाधिकार भी आयोग है जो भी या जो भी मजदूर संगठन है, सरकार पर कोई प्रभाव नहीं डाल पा रहा है। तो इसका कारण क्या है? हाँ, ठीक है, मैं समझ गई। मैं म्यूट कर रही हूँ, तब सर जवाब देंगे। यस सर। राज्य की
स्वरूप को आप बेहतर समझ लें कि हमारा राज्य कैसा है, कि किसी की आवाज बार बार आ रही है। मैं कोशिश तो कर रही हूँ सर। हाँ, पता नहीं ये जूम में थोड़ा प्रॉब्लम कई बार होता है, जी, बाहर से भी लोग आ जाते हैं। आई थिंक अब सॉल्व हो गया जी। हाँ, अभी ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है, राज्य के स्वरूप को समझ लें कि राज्य क्या कर रहा है इस वक्त। जब राज्य को कहा गया कि भाई जनता के पास बाजार में कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं है, खरीदारी नहीं हो रही है, बाजार की हालत खराब है, तो राज्य ने किसको पैसे दिए? खरीदारों को दिए या पूंजीपतियों को दिए? पूंजीपतियों को दे, सब्सिडी करने के लिए पूंजीपतियों को दे दिया गया, खरीदारों को पैसा नहीं दिया। यानी राज्य के ऊपर पूंजीपतियों का बड़ा कब्जा है। पूंजीपति अपने हिसाब से काम करवाते हैं। अभी पूंजीपति कह रहे हैं कि हमारा जो प्रॉफिट खत्म हो गया, हम क्या करेंगे? तो ये कह रहा है ठीक है, हम आपका लेबर लॉ रिफॉर्म कर दे रहे हैं ताकि आप लेबर को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं हो, आप जैसे मर्जी उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये राज्य पूंजीपतियों के साथ मिलके सारा कुछ इंतजाम करने की कोशिश कर रहा है, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि लेबर की हालत खराब हो रही है। यानी आप हवाई जहाज से लोगों को बाहर से ला सकते हैं, यहाँ के लोगों को घर जाना हो तो बड़ी मुश्किल बात है। तो अब सवाल है कि आंदोलन क्यों नहीं हो रहा है इसके बारे में, इसका परिवर्तन के लिए कुछ आवाज़ें क्यों नहीं उठ रही हैं? उसके पीछे एक बड़ा कारण ये है, जो मैंने पहले भी आपको कहा कि 1970 के दशक से अभी में ये अंतर आ गया है कि कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद का सिद्धांत जो है, जो फिलॉसफी है, वो हम सबों के घर अंदर घुस गया है। हमें अभी भी ये लगता है कि हमारा जो अस्तित्व इस बात से निर्धारित होता है कि हम बाजार में कितना कुछ खरीद के अपने लिए ला सकते हैं, और इस उम्मीद पे हम टिके हुए हैं कि हम यदि मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ हम कमा लेंगे ताकि हम कुछ और खरीद के ले आ सकते हैं, हमारा विकास हो जाएगा। तो एक तरह का सपने में हम रह रहे हैं, जो हमने कहा कि पॉलिटिक्स ऑफ इमेजिनेशन चल रहा है। हम दिन भर में तमाम कंज्यूमरिज्म के बारे में सपने देखते रहते हैं, परिवर्तन के बारे में सपना देखने के बदले। तो इसीलिए हम एकत्रित भी नहीं हो पा रहे हैं, हमें संगठित भी नहीं होने दिया जा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टर्निंग पॉइंट अभी आ रहा है, ये टर्निंग पॉइंट मजदूरों को के अंदर ये विश्वास दिलाने में सक्षम होगा कि राज्य की नीतियों को समझना जरूरी है, और यदि गलत नीतियां बन रही हैं तो आपको संगठित होना चाहिए। लेकिन ठीक इसी वक्त हमारे पास जो राजनीतिक दल हुआ करते थे, जो इन चीज़ों के लिए ऑर्गेनाइज होता था, उन दलों की हालत बहुत खराब हो गई है। पूंजीपति ने चुनाव को पूरा कैपिटल इंटेंसिव बना दिया है। अब इतने पैसे आपको चाहिए कि पार्टियां खत्म हो जाएंगी, पैसे उनके पास होंगे नहीं चुनाव लड़ने के लिए। तो ये जो डेमोक्रेसी का भी स्वरूप है, इसमें भी परिवर्तन आ रहा है। पहले क्या था कि पूंजीपति को, पूंजीवाद को जनतंत्र की जरूरत थी, अभी पूंजीवाद को जनतंत्र की जरूरत नहीं है, तो अब धीरे धीरे उसको भी वो डंप करेंगे। अब इस परिस्थिति में कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ये मुझे लगता है नए सिरे से लोगों को सोचना होगा, और मार्क्सवादियों को भी सोचना होगा। नए सिरे से जनता के साथ संवाद स्थापित करके ऑर्गेनाइजेशन के नए नियम बनाने पड़ेंगे। जो ऑर्गेनाइजेशन का पुराना स्ट्रक्चर था वो चल नहीं पा रहा है, अब पार्टिसिपेशन ज़्यादा चाहिए। तो हो सकता है कई मॉडल पे लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस बना के उनको लिंक करना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाओ लेकिन उसके अंदर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को लाने की कोशिश की जाए। ये आने वाले समय में हमें पता चलेगा कि इसका क्या परिणाम निकलने वाला है। सर, क्या हम लोग कुछ और सवाल ले सकते हैं? हाँ लीजिए, कोई बात नहीं। हाँ पूछिए, कोई पूछना चाहे? हेलो। हाँ हेलो जी। हेलो सर। हाँ पूछिए सवाल। एक सवाल है, मैं पूरा प्रियरंजन बोल रहा हूँ। जी कौन बोल रहे हैं? प्रियरंजन। जी बताइए। अच्छा, सुमन शायद पूछना चाह रही हैं, सुमन जरा पूछ लें। प्रियरंजन जी थोड़ा सा रुक जाइए। बताइए सुमन जी। ठीक है। हेलो सर, वो मुझे ये पूछना था कि मैंने मार्क्स को पढ़ा है तो वो दो वर्गों की बात करते हैं, एक है पूंजीपति वर्ग और दूसरा है श्रमिक वर्ग। लेकिन जो मार्क्स के आलोचक हैं वो कहते हैं कि ये दो ही वर्ग नहीं था, उस टाइम भी एक तीसरा भी वर्ग था जो था बुद्धिजीवी वर्ग।
तो वो उसकी बात क्यों नहीं करते? मतलब क्या वो वर्ग उस टाइम नहीं था या फिर उनका ध्यान उस तरफ नहीं था? नहीं नहीं, मैं म्यूट कर रही हूँ सबको, फिर सर आंसर देंगे। यस सर। बहुत से वर्ग होते हैं समाज में, हमेशा ही बहुत वर्ग होते हैं। मूलतः 3 वर्ग आप मान सकते हैं। एक वो जिसका संपत्ति पे कब्जा है, एक वो जिसके पास श्रम है, और एक वो जो बुद्धिजीवी है, जो बीच का वर्ग है, जो पूंजीपतियों के साथ संवाद करके ज़्यादा पैसे लेने के चक्कर में लगा रहता है। तो और भी कई वर्ग हो सकते हैं, वर्ग तो बहुत से हैं। मार्क्स का कहना ये था कि हर समाज में 2 ऐसे प्रमुख वर्ग होते हैं जिनके बीच में संघर्ष होता है, और जो संघर्ष ये तय करता है कि आगे का समाज कैसा बनेगा। जैसे जब सामंतवादी समाज था तो बहुत वर्ग थे, लेकिन किसान और जमींदार, इनके बीच का जो संघर्ष था वो सबसे मेन कॉन्ट्रडिक्शन था, सबसे मेजर संघर्ष था। वैसे ही उसके पहले भी 2 वर्ग थे जिनके बीच में संघर्ष था। तो आज पूंजीपति समाज में किसान, मजदूर और पूंजीपति, इनके बीच का संघर्ष सबसे प्रमुख संघर्ष है, ऐसा वो मानते हैं। लेकिन समाज अब देखेंगे अलग अलग तरह का है। कहीं यदि पूंजीवाद बहुत विकसित नहीं है तो इस संघर्ष में किसान ज़्यादा शामिल है। जैसे आपने चाइना में देखा कि चाइना की जो क्रांति हुई, वहाँ वर्किंग क्लास बहुत नहीं था, वहाँ पे तो किसानों की क्रांति ज़्यादा थी। तो अभी ये भी बहस चल रही है दुनिया में कि क्या वर्किंग क्लास क्रांति करेगी या कोई और वर्ग होगा जो क्रांति करेगा। बल्कि 1970 के दशक में तो फ्रांस के जो विद्वान लोग थे, छात्र वगैरह, उन लोगों का मानना था ये क्रांतियाँ अब छात्र करेंगे, स्टूडेंट्स करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स थोड़ा प्रोडक्शन से बाहर हैं, थोड़ा आइडियलिस्ट हैं, यंग हैं, टाइम है उनके पास, समझ है उनके पास। तो अभी आपने देखा कि हिंदुस्तान में जो पिछले मेजर सवाल उठाए गए पिछले 2-3 सालों में, 4 सालों में, वो किसने उठाया? छात्रों ने उठाया। और छात्रों को यदि अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में बढ़ेगा तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होगा? छात्र होगा। तो हो सकता है कि वर्किंग क्लास की जगह कल छात्रों के साथ राज्य का कॉन्ट्रडिक्शन ज़्यादा बढ़ जाए। ये तो हमेशा रिकॉग्नाइज करते हैं कि बहुत सारे क्लासेस हैं। क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ एक कॉन्सेप्ट मार्क्स का है कि अपने आप में क्लास बहुत से हैं, लेकिन कुछ ही क्लास ऐसा होता है जो अपने बारे में कॉन्शियस है कि हम एक क्लास हैं और हमारा ये दायित्व है कि हमें सामाजिक परिवर्तन लाना है। हर एक क्लास इसके बारे में सक्षम नहीं होता है, हर एक क्लास इसके बारे में कॉन्शियस नहीं होता है। जैसे किसान वर्ग है, तो मार्क्स कहता था किसान वर्ग जो है वो इतना सक्षम नहीं होता है, न इतना कॉन्शियस होता है कि हमें परिवर्तन लाना है। बट मजदूर वर्ग होता है, ऐसा मार्क्स कहता था। अलग अलग समाज में कोई और वर्ग भी हो सकता है। थैंक यू सर। विजय कुमार सर कुछ पूछना चाह रहे थे। जी विजय जी। जी सर, नमस्कार सर। थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी टू जॉइन ऑल ऑफ यू सर। आपका लेक्चर बहुत इंफॉर्मेटिव था। जितनी बुक्स आपने रेकमेंड की हैं और जितने रेफरेंसेस आपने दिए हैं, मैं जाकर उनको संभालने में, देखने में, एक्सप्लोर करने में मुझे लगता है महीने भर का समय मुझे कम से कम लग जाएगा। It was indeed very much delightful to listen to you sir. मेरा सिर्फ एक बहुत एप्रीहेंशन है एक कि गिवन द सर्कमस्टेंसेस, स्टेट जिस तरह से फंडिंग कट करता चला जा रहा है, चाहे एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे मेडिकल फील्ड हो, आने वाले समय में आप हाउ डू यू एनविजन द फ्यूचर ऑफ इंडिया एज अ नेशन? थैंक यू। अच्छा ठीक है, मैं म्यूट कर रही हूँ, फिर सर जवाब देंगे। एक सेकेंड सर, मैं ठीक है, लक्ष्मी बोलो। जी सर, जी सर। विजय जी, मुझे लगता है 2 चीज़ें हो सकती हैं, 2 संभावनाएं बनती हैं। एक संभावना तो मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में हमारा जो स्टेट होगा, सरकार जिसकी भी हो, प्रधानमंत्री जो भी हो, वो ज़्यादा अथॉरिटेरियन होगा, वो ज़्यादा पुलिस का उपयोग करेगा, आंदोलन को कुचलने की कोशिश करेगा। बल्कि यहाँ तक करेगा कि यदि आपने फेसबुक पे भी कोई क्रांतिकारी बात लिख दी तो आपके घर से आपको उठा लिया जाएगा।
ये भी हो सकता है कि आपके घर के अंदर यदि मार्क्सवाद की किताबें पाई गई तो उठा लिया जाएगा। ये भी हो सकता है कि मेरा ये जो भाषण है इसमें मैं मार्क्सवाद को डिफेंड कर रहा हूँ तो मुझे उठा लिया जाएगा। ये आने वाले समय में इस बात की संभावना काफ़ी बढ़ सकती है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी बात से जनता में प्रभाव पड़ सकता है और जनता राज्य के खिलाफ सोच भी सकती है तो राज्य उसे दबाने की कोशिश करेगा। और उसका प्रमाण आपको भी मिल रहा है। कई सारे लोग जो भी उठाए गए हैं इस देश में, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जिनका कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है किसी आंदोलन के साथ, वो सब इस बात को प्रमाणित करते हैं। या डॉक्टर विनियन को जैसे उठाया गया था, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि भाई डॉक्टर विनियन को आप नहीं अरेस्ट कर सकते। तो ये संभावनाएं बन रही हैं कि स्टेट और अथॉरिटेरियन होगा, आपकी सुविधाएं कम होंगी, एजुकेशन को एलिट बना दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि आपको हायर एजुकेशन की क्या ज़रूरत है, आप अर्थोपार्जन के लिए एजुकेशन करें और एजुकेशन पे खर्च घटाया जाएगा। ऐसा लग रहा था कि ये होगा, ऐसा होगा। लेकिन दूसरी संभावना मुझे ये भी लगती है, जो अभी किसी ने कहा कि इतना बड़ा देश है, इस देश की जनता तो चुपचाप नहीं बैठेगी। तो संभव है जनता यदि दिन से जग जाए, उसे लगे कि ये जो समाज जिस तरह से चलाया जा रहा है ये सही नहीं है, जो हम जातियों में धर्मों में बांटे जा रहे हैं इससे फ़ायदा किसी और को मिल रहा है, तो एकत्रित होकर इसके परिवर्तन का भी प्रयास जनता कर सकती है और सरकार भी कर सकती है। सरकार को भी ऐसा लग सकता है कि यदि हम नहीं डेमोक्रेटाइज करेंगे अपने आप को तो हमारी सत्ता चली जाएगी, हमारे खिलाफ आंदोलन बढ़ जाएंगे, तो सरकार को भी लेजिटिमेसी के लिए ये करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अभी देखिए मनरेगा को लोगों ने पुनः जीवित किया। मनरेगा लाया इसलिए गया था, एक तरफ तो आप वर्ल्ड बैंक के सामने घुटने टेके बैठे हैं, सब कुछ खोले हुए हैं वर्ल्ड बैंक के लिए, दूसरी तरफ आप जो जनता के अंदर डिस्कॉन्टेंट हो रहा है उसको रोकने के लिए भी आप कुछ काम कर रहे हैं, उनको कुछ पैसे दे रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि थर्ड इंडियन स्टेट जो है वो थोड़ा बैलेंस करके चले चीज़ों को आगे। लेकिन इस बात की संभावना भी है, यदि नीचे से कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, यदि लोग आंदोलित नहीं होंगे, तो राज्य का जो डायरेक्शन है वो और अथॉरिटेरियन राज्य की तरफ बढ़ सकता है। तो इस वक्त हम संभावनाओं के बीच में जी रहे हैं। जी विजय जी। और कोई पूछना चाहते हैं? सुशांत कुमार, प्रियरंजन जी एक मिनट रुक जाइए, आप पूछ चुके हैं 2 सवाल, थोड़ा दूसरे को मौका दीजिए। सुशांत कुमार झा जी पूछना चाह रहे हैं। जी मैं सर से पूछना चाहता हूँ कि ऐसे तो हम लोग समझते हैं, हर कोई मानता है कि मार्क्सिज्म जो है बहुत इससे फायदा भी हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन कितनी फिजिबिलिटी है, कितनी संभावना है कि मार्क्सवाद जो है वो आगे आने वाले समय में लोगों के जो मुद्दे हैं उनको किस तरह से वो उठा पाएगा और कैसे रेजिस्टेंस होगा, इसकी क्या संभावना है? हाँ, एक मिनट मैं म्यूट कर रही हूँ सभी को, फिर सर आंसर करेंगे। यस सर। मुझे लगता है सुशांत जी संभावनाओं के बारे में भी हम बात करें। नमस्कार। यदि हम बात करें तो 2 बातें। पहली बात यह है कि ये यदि आप मानते हैं कि मार्क्सवाद के अलावा कोई विचार अभी नहीं है जो हमें पूरी समझ दे पा रही है, परिस्थिति की समझ जो है वो बेहतर दे पा रही है, जो जहाँ तक पूंजी का सवाल है, हो सकता है कि और भी कई सारे सवाल हैं जिसकी सही समझ मार्क्सवाद नहीं दे पा रहा हो, लेकिन पूंजी के सवाल के ऊपर मार्क्सवाद की समझ अभी आज की तारीख में सबसे बेहतर है। तो ये तो तय है कि किसी भी तरह के प्रोटेस्ट मूवमेंट को आप बढ़ाना चाहते हैं, आगे उठाना चाहते हैं, तो आपको मार्क्सवाद से बोरो करना पड़ेगा उसकी समझ को, उसके बिना आप नहीं कर सकते। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि क्या मार्क्सवादी पार्टियां जो मार्क्सवाद को लेके आंदोलन करती रही हैं वो इस काम को कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, उसमें मुझे थोड़ा शक लगता है। शक इसलिए लगता है इन पार्टियों का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में जन आंदोलन करने की क्षमता थोड़ी घट गई है, कम हो गई। उसका 2 कारण हो सकता है। एक कारण ये हो सकता है कि जिस तरह से उनकी संरचनाएं बनी हैं उन संरचनाओं का समय अब चला गया है,
अब हर आदमी जानना चाहता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हर कोई पार्टिसिपेट करना चाह रहा है। आप देखिए उसका एक्सट्रीम मॉडल क्या था दूसरा, जो ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट था अमेरिका का, जिसका कोई नेता ही नहीं था, कोई झंडा ही नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी है जिसका नेता डिफाइंड है, कार्यकर्ता डिफाइंड है, झंडा डिफाइंड है, सारा कार्यक्रम डिफाइंड है। दूसरी तरफ क्या है, पूरा केओस है, कोई नेता नहीं है। इन दोनों के बीच में कोई नया संगठनात्मक स्वरूप मार्क्सवादी पार्टियों को विकसित करना पड़ेगा, जिससे कि तमाम तरह के लोगों को लेकर वो साथ चल पाए। यदि जैसे नक्सलवाद मान लीजिए है, सवाल उठा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा रहा है कि भाई जो रिसोर्सेज का बंटवारा है उसको सही किया जाए। खास करके जो जंगली इलाकों में आप देखें कि राज बेपनाह में बेतरीके चीज़ों को बेच रहा है, वहाँ की संपदा को बेच रहा है, तो सवाल तो सही उठा रहे हैं, लेकिन जिनके लिए वो सवाल उठा रहे हैं वो भी उनसे पूरी तरह से कन्विंस नहीं। तो फिर कोई तरीका तो ढूंढना पड़ेगा ना, जिसके लिए आप लड़ाई लड़ेंगे वो आपसे कन्विंस हो, पहले आपके साथ खड़ा होने को तैयार हो, आपके लिए वो जान देने को तैयार हो, उसका क्या तरीका होगा? ये तरीका मुझे लगता है उन्हें ढूंढना पड़ेगा। उनके सिद्धांतों से ये तरीका नहीं निकल के आएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि गांधी जैसे लोगों से उन्हें संवाद करना पड़ेगा। गांधी से उन्हें सीखना पड़ेगा कि हम कैसे जनता को अपने साथ लेके चल पाएं, कैसे उसके हृदय तक पहुंच पाएं। ये हृदय का जो कॉन्सेप्ट है पूरा, वो मार्क्सवाद में थोड़ा कम है। जो फीलिंग इमोशन का कॉन्सेप्ट है वो मार्क्सवाद में थोड़ा कम है। तो उसके ऊपर लोगों को काम करना पड़ेगा, पार्टियों को उस हिसाब से बनाने की जरूरत पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। इस वक्त मेरे मार्क्सवादी दोस्त इस बात से सहमत नहीं होते हैं, बहुत बार मुझसे नाराज भी हो जाते हैं पार्टी वाले लोग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं जो लगता है वो मैं कहता हूँ। जी सर। कोई अब एक दो सवाल ही लेंगे, कोई जो बचे हैं अगर उसमें पूछना चाहे प्रोमिनेंटली। जी जी सर से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। नाम बता दीजिए। राजेंद्र कुमार रिसर्च बताइए। हाँ बताइए। मार्क्स के साम्यवाद का जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, क्या थोड़ा बैठ जाइए, आपकी आवाज हिल रही है, आप एक जगह बैठ जाइए इससे। यस मैम। मार्क्स के साम्यवाद का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या कोई प्रासंगिकता है या नहीं, अगर है तो कैसे? मुझे लगता है कि मार्क्स का साम्यवाद क्या है? मार्क्स का साम्यवाद तो सिर्फ यही कह रहा है ना कि हर इंसान को अपनी क्षमता के अनुसार विकसित होने का मौका मिलना चाहिए। आप इस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे? ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यस, होना चाहिए सर। यदि होना चाहिए तो इसकी उपयोगिता रहेगी। यदि आप मानेंगे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, समाज में केवल कुछ लोगों को विकसित होना चाहिए, तो उपयोगिता नहीं रहेगी। अब सवाल उठेगा कि इसको कैसे लागू किया जाए। लागू करने पे आप अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। जब तक आपका उद्देश्य वही है तो लागू करने के तरीके अलग भी होंगे तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो साम्यवाद है वो तो सिर्फ इतना ही कह रहा है ना कि हर इंसान को उसकी क्षमता के हिसाब से पूरी तरह विकास करने का मौका मिलना चाहिए। राइट? प्राकृतिक साधन जो उपलब्ध है वो किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं हो सकती है। वो इंसान जो इंसान नहीं है, जो पशु हैं, जो नॉन लिविंग बीइंग, नॉन ह्यूमन बीइंग, जो लिविंग बीइंग है, उनका भी उस पर अधिकार है। यदि उसको हम मानने को तैयार हैं तो मार्क्स रेलिवेंट है, क्योंकि मार्क्स एक रास्ता बताता है वहां तक जाने का। बुद्ध भी एक रास्ता बताता है वहां तक जाने का, तो बुद्ध भी रेलिवेंट है। लेकिन बुद्ध और मार्क्स के बीच में संवाद यदि नहीं करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। इसलिए अम्बेडकर ने एक आर्टिकल लिखा, मार्क्स एंड बुद्धा। तो हम किसी एक को लेके बात नहीं करें, हम उस उद्देश्य को लेके बात करें जिस उद्देश्य के लिए हम लड़ना चाहते हैं कि हर व्यक्ति को उसके विकास की पूरी संभावना उसको मिलनी चाहिए। इंसान है इसलिए मिलनी चाहिए। किसी भी इंसान मात्र को उसके अपने को विकसित करने का पूरा अधिकार उसे मिलना चाहिए। यदि इस बात को मान लेते हैं तो फिर बाकी मॉडिफिकेशंस आप करते जाए जितना आपको लगता हो। जी अनीता सिंह पूछना चाह रही है कोई सवाल, शायद पूछिए।
अनीता सिंह। एक क्वेश्चन मेरा भी था मैम, उसके लिए हमें टाइम चाहिए। अच्छा ठीक है, आपसे बात करवा देंगे, अगर इसमें कवर नहीं हो पाया तो सर से बात करवा देंगे। बिल्कुल, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जरूर करेंगे। अनीता जी पूछ ले, फिर आपको बात। थैंक यू सर। अनीता सिंह जी पूछिए। मेरे ख्याल से आप वो नहीं पूछ रही हैं। सुन ले तुम ना। ठीक है, प्रिय रंजन जी आप ही पूछ लीजिए, वो शायद अब नहीं पूछ पा रही है। पूछिए प्रिय रंजन जी, अब इससे एंड करेंगे इसके बाद। प्रिय रंजन जी। पूछिए प्रिय रंजन जी। मेरे ख्याल से अब लग रहा है कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। कोई नहीं सर, ठीक है सर। आज का जो है बहुत बढ़िया रहा सर। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर, इतने इंसाइटफुल लेक्चर और इतना ग्रेसफुली आंसर, क्वेश्चन आंसर के सेशन के लिए। ठीक है सर, थैंक यू सभी को। थैंक यू सर, नमस्ते। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक्स।